रुक जाओ बेटों, आगे का रास्ता मौत की दहलीज है। इस जंगल में जो दिखता है वो होता नहीं। दीपक। दादा, आप इतनी रात को यहाँ अकेले? हमें मोहनपुर जाना है, रास्ता तो यही है ना? बुजुर्ग दादा। रास्ता तो यही है, पर मंजिल बदल सकती है। आगे एक ढाबा मिलेगा, वहां कुछ भी पूछना मत, बस खाना खाना और निकल जाना। अगर उनकी बातों में फंसे तो ये जंगल तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने देगा। दीपक भाई, ये क्या बोल रहे हैं? दादा, ओ दादा। बुजुर्ग अंधेरे में गायब हो जाते हैं। रात के सन्नाटे, झिंगुरों की आवाज और सूखी पत्तियों पर चलने की कड़क कड़क आवाज सुनाई देती है। बस थोड़ी हिम्मत और रख रमेश, आधा रास्ता तो हमने पैदल ही नाप दिया है। सामान की डिलीवरी कल सुबह देनी है, वरना मालिक पैसे काट लेगा। पैसे की पड़ी है तुझे? यहां मेरी जान सूख रही है। देख तो, ये टॉर्च की रोशनी भी जैसे इस अंधेरे में खो रही है। मुझे लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। दीपक। डर ही तेरा दुश्मन है। ये हवाओं का शोर है, कोई भूत प्रेत नहीं। चुपचाप कदम बढ़ा। अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आता है। सामने एक धुंधली आकृति दिखाई देती है। रमेश। रुको दीपक, देख, सामने कोई खड़ा है। बुजुर्ग दादा। रुक जाओ बेटों, आगे का रास्ता मौत की दहलीज है। इस जंगल में जो दिखता है वो होता नहीं। दीपक। दादा, आप इतनी रात को यहाँ अकेले? हमें मोहनपुर जाना है, रास्ता तो यही है ना? बुजुर्ग दादा। रास्ता तो यही है, पर मंजिल बदल सकती है। आगे एक ढाबा मिलेगा, वहां कुछ भी पूछना मत, बस खाना खाना और निकल जाना। अगर उनकी बातों में फंसे तो ये जंगल तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने देगा। दीपक भाई, ये क्या बोल रहे हैं? दादा, ओ दादा। बुजुर्ग अंधेरे में गायब हो जाते हैं। थोड़ी दूर चलने पर एक पुराना ढाबा दिखता है। पीली रोशनी टिमटिमा रही है। ढाबे का सरदार मेज साफ कर रहा है। सरदार। आओ आओ मुसाफिरों, बड़ी लंबी पैदल यात्रा की है तुम दोनों ने। बैठो, गरम रोटियां खिलाता हूँ। शुक्रिया सरदार जी, बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ ले आइए। रमेश। दीपक, यहाँ कोई और क्यों नहीं है? और ये सरदार हमें ऐसे क्यों देख रहा है, जैसे हम कोई शिकार हों? सरदार। शिकार? नहीं बेटा, तुम तो मेहमान हो। खाओ, पेट भर के खाओ, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद शायद तुम्हें कभी भूख न लगे। दीपक। ये लीजिए पैसे सरदार जी। रूहों की बस्ती में कागज के टुकड़ों की क्या कीमत? तुम यहाँ से जा ही कहाँ पाओगे? यहीं रुक जाओ, हमेशा के लिए। रमेश। भाग दीपक, ये इंसान नहीं है। दोनों तेज भागते हैं। अचानक बिजली कड़कती है और जोरदार बारिश शुरू होती है। दीपक। वो ढाबा गायब हो गया। रमेश, तू ठीक तो है? नहीं, मेरा पैर फंस गया है। ये मिट्टी, ये मुझे नीचे खींच रही है, बचाओ। हाथ दे मुझे, जोर लगा। ये कैसी मिट्टी है, इसमें तो हाथ भी धंस रहे हैं। कीचड़ से निकलकर वे एक सुंदर लकड़ी के घर के सामने पहुंचते हैं। दरवाजा राधा खोलती है। राधा। अरे, तुम दोनों तो पूरे भीग गए हो। अंदर आ जाओ, वरना बीमार पड़ जाओगे। बहुत मेहरबानी बहन जी, हम बस सुबह होने तक यहाँ रुकना चाहते हैं। राधा। जिंदगी भर रुक सकते हो, ये घर तुम जैसों के लिए ही तो है। मैं ऊपर जा रही हूँ, तुम यहाँ लेट जाओ। दीपक। इतनी सुंदर लड़की इस वीराने में अकेली, कुछ तो बहुत गलत है। रमेश सो जाता है। दीपक खिड़की से बाहर देखता है, जहां फिर वही बुजुर्ग खड़े हैं। बुजुर्ग दादा। दीपक, बाहर निकल। तू जिस बिस्तर पर लेटा है वो जमीन नहीं, एक पुरानी चिता है। दीपक। क्या? पर ये घर, ये लड़की? बुजुर्ग दादा। सब छलावा है। उस लड़की के पैर देख, वो उल्टे हैं। भाग यहां से और खेतों की तरफ जा,
वहां के किसान ही तुम्हें बचा सकते हैं। दीपक रमेश को उठाकर भागता है। पीछे से राधा की भयानक चीखें आती हैं। राधा। कहाँ जा रहे हो? मेरा खाना अधूरा है, वापस आओ। रमेश। दीपक, वो लड़की, उसका चेहरा पिघल रहा है, वो हमारे पीछे उड़ रही है। दीपक। सामने देख, वो रही मशालों की रोशनी। किसानों, बचाओ हमें। किसान। दूर हो जा चुड़ैल, इन मासूमों को हम ले जा रहे हैं। सूरज की रोशनी जंगल पर पड़ती है। सब कुछ शांत हो जाता है। रमेश। क्या हम बच गए? दीपक। हाँ रमेश, वो देख, मोहनपुर का बोर्ड। आज मौत को बहुत करीब से देख लिया। रमेश। वो दादा और वो किसान, वे कौन थे? दीपक। शायद इस जंगल के वो अच्छे लोग जो आज भी भटकते मुसाफिरों की जान बचाते हैं। भैरवपुर गांव की चारों ओर फैला घना जंगल दिन में जितना शांत दिखता था, रात होते ही उतना ही भयानक हो जाता था। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसे लोग शापित मानते थे। सर्दियों से यह बात मशहूर थी कि हर अमावस की काली रात को इस कुएं की गहराई से एक साया निकलता है, एक ऐसा छलावा जो किसी भी इंसान का रूप धर सकता है। गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में हरिया अपनी पत्नी गीता और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। उस रात भी अमावस थी। घर में पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। हरिया ने जब कुएं पर जाने के लिए अपनी पुरानी लालटेन उठाई तो गीता ने उसका हाथ पकड़ लिया। आज नहीं हरिया, आज अमावस है। क्या तुम्हें रधिया बाबा की बात याद नहीं? आज की रात उस कुएं के पास जो गया वह कभी लौटकर नहीं आया। गीता की आवाज कांप रही थी। हरिया ने एक लंबी सांस ली और बोला, गीता, अगर पानी नहीं लाया तो कल सुबह बच्चे प्यासे उठेंगे। मुझे जाना ही होगा। तू चिंता मत कर, मैं बस 2 गड्ढे भरूंगा और पलक झपकते ही लौट आऊंगा। गांव की चौपाल का मंजर। जैसे ही हरिया अपनी जलती हुई लालटेन लेकर गांव की गलियों से गुजरा, चौपाल पर बैठे बुजुर्गों की नज़र उस पर पड़ी। रधिया बाबा, जो गांव के सबसे पुराने जानकार थे, उन्होंने हरिया को टोका। अरे ओ हरिया, मौत को दावत देने कहाँ चला रे? आज हवाओं का रुख ठीक नहीं है। सुन, अगर वहां कुछ अजीब दिखे तो डरना मत। बस याद रखना, ये छलावे केवल अंधेरे के साथी होते हैं, रोशनी ही इनका अंत है। हरिया ने सिर झुकाकर बाबा की बात सुनी और जंगल की पगडंडी पर चढ़ गया। जंगल में सन्नाटा इतना गहरा था कि हरिया को अपने ही पैरों की आहट सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वो कुएं के करीब पहुंचा, उसे लगा कि कोई इसके पीछे चल रहा है। जब वह कुएं के चबूतरे पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पहले से ही कोई बैठा है। लालटेन की माध्यम रोशनी में उसने देखा कि वह व्यक्ति बिल्कुल उसी तरह कपड़े पहने हुए था। जैसे ही उस व्यक्ति ने अपनी गर्दन घुमाई, हरिया के हाथ से रस्सी छूट गई। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद हरिया था। वही फटा हुआ कुर्ता, वही मैला मोछा और वही चेहरा, लेकिन उस नकली हरिया की आंखें पूरी तरह से काली थी, जिनमें कोई पुतली नहीं थी। नकली हरिया ने एक डंडी और डरावनी आवाज में कहा, इतनी देर क्यों कर दी हरिया? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब तुम आराम करो और तुम्हारी जगह मैं घर जाऊंगा। हरिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह छलावा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह करीब आता, हवा और ठंडी होती जा रही थी। हरिया को लगा कि अब उसका अंत करीब है। तभी उसे रधिया बाबा के शब्द याद आ गए।
रोशनी ही इनका अंत है। बिना एक पल गवाए हरिया ने अपनी पूरी ताकत से जलती हुई कांच की लालटेन को चबूतरे के पत्थर पर दे मारा। एक जोरदार धमाका हुआ और तेल की वजह से आग की ऊंची लपटें उठी। उस तेज रोशनी को देखते ही छलावा जोर जोर से चीखने लगा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई जानवर। मैं जा रहा हूं हरिया, पर याद रखना, अमावस हर महीने आती है। अगली बार यह रोशनी भी तुझे बचा नहीं पाएगी। धुएं के एक गुब्बारे के साथ वह परछाई कुएं के अंदर समा गई। हरिया रात भर डर के मारे पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बैठा रहा। सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी और गांव वाले उसे ढूंढते हुए उससे पूछे, तब जाकर उसकी जान में जान आई। उसने सबको अपनी आप बीती सुनाई। आज भी महरापुर के लोग अमावस की रात को अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं और कुएं की ओर जाने वाला रास्ता कांटों से भर देते हैं। हरिया बस तो गया, लेकिन वह जानता है कि वह छलावा आज भी कुएं की गहराई में अगली काली रात का इंतजार कर रहा है। नसीब अपना गांव का नाम था धनपुर। चारों तरफ हरियाली, पगडंडियां और मिट्टी की सौंधी खुशबू। वहीं एक झोपड़ी में रहता था रामू। उम्र कोई 30-35 साल, पर चेहरा ऐसा जैसे जिम्मेदारियों ने समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया हो। बचपन में माता पिता की मौत के बाद वह अपने छोटे भाई बहन को पालने लगा था। दिन में खेतों में काम करता, रात को गांव के बच्चों को पढ़ाता। रामू का एक ही सपना था, उसका भाई मुन्ना और बहन गौरी पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। खुद की शादी तक टाल दी थी उसने। लोग कहते, रामू अपनी किस्मत आजमा शहर जा, खेती बाड़ी में कुछ नहीं रखा। पर रामू का जवाब हमेशा एक सा होता, मेरा नसीब यही है, खेतों में, अपने लोगों के बीच। हरिराम चौधरी ताकतवर आदमी थे। उनका बेटा विक्की अक्सर गांव के लड़कों को धमकाता। एक दिन वह स्कूल जाती गौरी से बदतमीजी करने लगा। गौरी रोती हुई घर पहुंची। रामू का खून खौल उठा। वह सीधा चौधरी के घर जा पहुंचा। आपके बेटे ने मेरी बहन से बदतमीजी की है चौधरी जी, रामू ने कहा। चौधरी हंसा, अरे रामू, तू गरीब आदमी, तेरी औकात है मुझसे सवाल करने की? रामू ने नजरें नहीं झुकाई। औकात इंसानियत से तय होती है, जमीन जायदाद से नहीं। यह बात गांव में फैल गई। कुछ रामू के साथ थे, कुछ चौधरी के डर से चुप। इसी बीच मुन्ना ने इंटर की परीक्षा में जिले में टॉप किया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। तहसीलदार खुद रामू के घर आए। बोले, बेटा बहुत होशियार है, सरकार उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च उठाएगी। रामू की आंखों में आंसू थे, खुशी के। पर मुश्किलें आसान कहाँ होती हैं। कुछ दिन बाद रामू के खेत में आग लग गई। सारा अनाज जलकर खाक हो गया। लोगों को शक था ये चौधरी की हरकत है, पर कोई कुछ कह नहीं सका। रामू टूट गया। उधार लेकर जो खेती की थी, अब कर्ज और भी बढ़ गया। कई दिन तक वह खुद से लड़ता रहा। गौरी ने कहा, भैया अब मुन्ना की पढ़ाई रुक जाएगी क्या? रामू ने सर हिलाया, नहीं, चाहे मुझे अपनी जमीन बेचनी पड़े, पर मुन्ना पढ़ेगा। रामू ने अपनी जमीन बेच दी। खेत जो कभी उसकी जान थे, अब किसी और के हो गए। मुन्ना शहर चला गया इंजीनियर बनने। वक्त बीतता गया। गौरी की शादी हुई। रामू ने जैसे तैसे दहेज जोड़ा। खुद की शादी के बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं। फिर एक दिन गांव में एक बड़ी गाड़ी आई। उसमें से निकला एक नौजवान सूट बूट में। रामू भैया! वह दौड़कर रामू से लिपट गया। मुन्ना था। इंजीनियर बनकर वह लौट आया था अपने गांव को रोशन करने। अब मैं आपके लिए एक पक्का घर बनाऊंगा भैया, उसने कहा। रामू हंस पड़ा, मुझे मेरा घर मिल गया, तेरा सपना पूरा हो गया, बस। मुन्ना ने गांव में स्कूल बनवाया, रामू मास्टर विद्यालय। गौरी गांव की लड़कियों को सिलाई सिखाने लगी। गांव का माहौल बदलने लगा। एक दिन चौधरी का बेटा विक्की रामू के पास आया। बोला, भाई मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। रामू ने सिर्फ इतना कहा, अच्छा, इंसान बनने के लिए माफी मांगना पहली सीढ़ी है। आज रामू की झोपड़ी की जगह एक सुंदर घर है।
गांव में लोग उसे सम्मान से रामू भैया कहते हैं। जब कोई पूछता, तुमने अपना नसीब कैसे बदला, वह मुस्कुराता और कहता, नसीब इंतजार करता है हमारे हौसले का।